साथ में हमारी हीरोइन जियाजो को दिखाते हैं। जियाजो जब 12 साल की थी तब उसके डैड गुजर गए थे, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में वो अपने बचपन के घर को सेल करके दूसरी जगह पर रहने जाती है और कुछ सालों बाद वो कहीं पर जॉब कर रही होती है और उसका एम यही होता है कि उसने जो घर को बेचा था यानी कि अपने डैड के घर को वो किसी तरह उसको वापस खरीद ले। लेकिन अब उसे जितनी सैलरी मिलती है वो उसके लिए खुद ही कम पड़ती है और उसको अपनी जॉब से खुशी भी नहीं है। अब एक लड़के मिंग को दिखाते हैं जो एक प्रॉपर्टी डिजाइनिंग का काम करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो एक इन्वेस्टर को अपना प्लॉट डिजाइन दिखा रहा होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उसको इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। फिर रात होती है और मिंग अपने घर में लौटता है और जियाजो भी अपने घर लौट रही होती है। लेकिन इसमें कॉमेडी की बात यह है कि मिंग और जियाजो दोनों एक ही अपार्टमेंट में यानी एक ही घर में रहते हैं। असल में बात यह है कि मिंग इस घर में साल 1999 में रहता है और जियाजो इस घर में साल 2018 में रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में एक ही घर में कैसे रह सकते हैं, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ जियाजो नहा रही होती है और उस तरफ मिंग कुकिंग कर रहा होता है। वो बर्तन को सिंक में डालकर वॉश कर रहा होता है। तब जियाजो को उसके बाद टब में कुछ मिलता है और मिंग को उसके सिंक में जियाजो की ड्रेस मिलती है। इसे देखकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता और वे सोचते हैं कि अचानक उनके घर में ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत थक जाने के कारण दोनों इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बेड पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह मिंग के चेहरे पर जियाजो एक जोर का तमाचा लगाती है। वो दोनों शॉक होकर उठकर देखते हैं तो उन दोनों के कमरे मिक्सअप हुए होते हैं और वो कमरा पहले से भी बड़ा होता है। अब ये सब देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर जियाजो मिंग को चोट समझकर वहाँ की चीजों से मारने लगती है और मिंग भी यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि दोनों के कमरे मर्ज हुए हैं। अब मिंग उसके कमरे से विंडो से बाहर देखता है, तब वहाँ बादल छाए हुए होते हैं और यहाँ जियाजो अपने कमरे से बाहर देखती है तो वहाँ तेज धूप होती है। फिर मिंग अपना डोर ओपन करके बाहर जाता है, तब उसे कुछ अलग नजारा नहीं दिखता। वो अब तक साल 1999 में होता है। लेकिन जब जियाजो मिंग के दरवाजे से बाहर देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अब तक तो ईयर 2018 में जी रही थी, लेकिन उसे बाहर 1999 के सीन्स दिखते हैं और वो घबरा कर अंदर आती है और डोर लॉक कर देती है। फिर वो अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर देखती है, तब वो फिर से 2018 में आ जाती है। लेकिन अब ये देखकर मिंग बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब तक 1999 में जी रहा था और अब 2018 में टेक्नोलॉजीज और भी एडवांस हो गई होती हैं। फिर दोनों घबराकर अंदर जाकर डोर लॉक कर देते हैं। फिर वे दोनों समझ जाते हैं कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। तब जियाजो मिंग के चेहरे पर एक और तमाचा लगाती है और मिंग उसे इसका रीजन पूछता है। तब वो कहती है कि ये सपना है, ये सच में जानने के लिए मैंने तुम्हें तमाचा मारा। फिर मिंग कहता है कि इस तरह लड़ते रहने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम इन दोनों दरवाजों को एक साथ ओपन करके देखें कि क्या होता है। फिर वे दोनों जाकर अपने साइड वाले डोर्स को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उन दोनों के कमरे फिर से मर्ज होने लगते हैं। तब वे समझ जाते हैं कि दोनों दरवाजों को एक साथ खोला नहीं जा सकता। अब जियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसीलिए वो मिंग से कहती है कि तुम अपने साइड का दरवाजा खोलकर मुझे तुम्हारे टाइमलाइन में ले लो, क्योंकि मुझे मेरे डैड से मिलना है। और मिंग भी उसे वहां ले आता है। अब 1999 में आते ही जियाजो उसके डैड से मिलने के लिए बहुत ही खुश है और भागकर जा रही होती है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखती है कि उसके डैड ऑलरेडी 10 साल के जियाजो के साथ खेल रहे हैं। अब ये देखकर जियाजो बड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उनसे मिलने के लिए तेजी से उनके पास जाने लगती है और तभी अचानक उनके सराउंडिंग्स में एक अर्थक्वेक आता है और तेज हवा भी आने लगती है, जिसके कारण वो अपने डैड से मिल नहीं पाती। फिर वो गुस्सा होकर फिर से अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। अब मिंग उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें मेरी टाइमलाइन में लेकर गया, ठीक वैसे ही तुम मुझे भी अपनी टाइमलाइन में ले चलो। और तब जियाजो उसे एडवांस लैपटॉप देती है और उस लैपटॉप को देखकर मिंग बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके टाइमलाइन में तो सिर्फ कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तब वो खुद को फ्यूचर में देखने के लिए उस लैपटॉप में अपना नाम टाइप करके सर्च करता है। तब उसके सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आने लगती है और फिर जियाजो को ये समझ आता है और वो मिंग से कहती है कि हम दोनों हमारे पास्ट या फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा करने की कोशिश करते ही इस तरह के अर्थक्वेक आ जाएंगे और इस तरह हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे डोर को सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो और मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, और मेरे डोर को सिर्फ मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तुम उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह वो मिंग को ये सारी बातें समझाती है। अब अगले सीन में एक साइंटिस्ट और एक अमीर बिजनेसमैन एक मीटिंग में बातें करते हुए दिखाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि हमने उस डायमेंशनल टाइमलाइन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो टाइमलाइन हमारी जगह पर ना आकर इस सिटी में किसी और प्लेस में क्रिएट हो गई है और हमें किसी भी तरह उस प्लेस को फाइंड करना होगा। इस तरह वो उस बिजनेसमैन से कहता है, लेकिन उस बिजनेसमैन के माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती है कि उस टाइमलाइन के जरिए बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जाए। लेकिन मीटिंग खत्म हो जाती है पर बिजनेसमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब रात हो जाती है और मिंग और जियाजो को नींद नहीं आती। तब जियाजो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ। मुझे जब तक उनकी याद आती है तब मैं उनकी कार की को देखती रहती हूँ और लोन न चुकाने की वजह से मेरे बचपन का घर भी मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं उस घर को वापस खरीद कर ही रहूंगी। अब इस तरह वो इमोशनली बातें करती है। फिर सुबह हो जाती है और जियाजो और मिंग दोनों ही अपने टाइमलाइन में ऑफिस के लिए निकलते हैं। असल में जियाजो को एक अमीर आदमी के साथ शादी करनी होती है और इतना ही नहीं, उसकी एक कंडीशन भी होती है कि उससे शादी करने वाला आदमी अगर उसका घर वापस खरीद कर उसको देता है तो ये उससे शादी करेगी। और इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट भी करती है, लेकिन उसकी इस कंडीशन को कोई नहीं मानता और ऐसे
ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन अमीर आदमी मिलता है जो उसकी कंडीशन के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो जियाजियो से उम्र में काफी बड़ा लगता है और वो बातें भी बड़ी अजीब तरीके से ही करता है। लेकिन वो अमीर होने की वजह से जियाजियो भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो कहता है कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारे घर को खरीद लूंगा और फिर ऊपर से हम दोनों के नाम के नेम प्लेट्स को लगाना होगा, उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे और ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए मैं कैश कैरी नहीं करता, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। और इसकी बातों में आकर जियाजियो भी उसको एटीएम से पैसे निकाल कर देती है। फिर वो कहता है कि मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफी देर हो जाती है और वापस नहीं लौटता। और तब जियाजियो को पता लगता है कि वो असल में एक चोर था और वो उसके पैसे भी लेकर चला गया। इससे जियाजियो बहुत ही अपसेट होती है और पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करने तक वो बैंक के बाहर ही बैठी रहती है। यहाँ मिंग अपने ऑफिस के रेस्ट रूम के अंदर बैठकर ड्रिंक्स ले रहा होता है। तब उस रेस्ट रूम में उस कंपनी का ओनर, उसका मैनेजर जूनी और उसके साथ और एक एम्प्लॉइज, ऐसे 3 लोग आते हैं। तब उनसे ओनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और ये कहकर चला जाता है। और उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उस ओनर को धोखा देकर हमें उसके सारे पैसे लेने होंगे और फिर हम उसे बैंक में फंसा देंगे, और इस तरह उस एम्प्लॉय को अपना प्लान बता देता है। तब बाथरूम में दिखाते हैं जहाँ मिंग कुछ गिरा देता है और उसकी आवाज सुनकर जूनी समझ लेता है कि किसी ने उनका प्लान सुन लिया है। फिर वो बाथरूम के पास जाकर झुक कर देखता है और मिंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है और उसको बाहर निकालता है। फिर मिंग को देखते ही वो कहता है, अच्छा तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी ना, उसके लिए मैं तुम्हें बैंक से लोन अरेंज करवा कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरी कही हुई बातों को किसी और से नहीं कहोगे। तब मिंग भी कहता है ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लोन अरेंज करके दूं, तुमने तो सिर्फ मेरी बात सुनी है लेकिन तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, तो तुम अब घर जा सकते हो। इस पर मिंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। यहाँ जियाजियो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तब वहाँ उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जियाओया आती है और कई सालों के बाद मिलने से वो काफी खुशी से बातें करते हैं। जियाओया ने एक अमीर आदमी से शादी की होती है और ये बात वो जियाजियो को बताती है। तब जियाजियो भी उससे कहती है कि हाँ मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर है और वो हमेशा बिजी रहते हैं, और इस तरह वो उससे झूठ कह देती है। तब जियाओया उससे कहती है कि आज रात तुम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आओ, हम डिनर साथ में करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब जियाजियो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। झूठ कहने के कारण उसे अब समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे हैंडल करे। तब उसे एक आइडिया आता है। वो मिंग को अपना हस्बैंड होने की एक्टिंग करने को कहती है और वो एक कोट को रेंट पे ले लेती है और मिंग को उसको पहनने के लिए कहती है। फिर वो मिंग को इस तरह रेडी करती है जैसे वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर वो जियाओया की कहीं भी जगह पर जाते हैं और वहाँ जियाजियो मिंग को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर खाना खाते समय मिंग अपने खाने को जल्दी खाकर खत्म कर देता है और फिर वो अपना कोट उतारकर साइड में रखता है, और तब जियाओया और उसका हस्बैंड सिचेंग नोट करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा हुआ है यहाँ कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं, लेकिन ये पता ना होकर मिंग मुझसे कहता है कि मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इस तरह की झूठी कहानियां उन दोनों को बताता है। और ये सब सुनकर वो दोनों को हंसी आती है। और इतना नहीं, जियाजियो उन्हें अपनी एक और फेक डायमंड रिंग को दिखाकर कहती है ये करोड़ों रुपयों की डायमंड है, और तब वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर जियाओया और सिचेंग हंसने लगते हैं और इससे जियाजियो बहुत ही शर्मिंदा होती है और फिर घर लौट जाती है और इस बात को सोचकर मिंग के सामने रोती है। तब टीवी में कोई लॉटरी टिकट का शो चल रहा होता है और उस शो को देखते ही वो लॉटरी टिकट खरीदकर अमीर बनने के सपने देखते हैं और वे असल में कौन सा लॉटरी नंबर जीतेगा इसका पता लगाते हैं। और फिर अगले दिन ही मिंग के टाइमलाइन में यानी 1999 में जाकर तुरंत उस नंबर वाली लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं। अब क्योंकि दोनों को पता चल गया है कि उनकी लॉटरी ही विन करेगी, इसलिए वे दोनों खूब मजे करते हैं। अब इस दौरान जियाजियो मिंग को अपने टाइमलाइन में ले लेती है और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं और बार में जाकर ड्रिंक्स करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का स्टाफ उनसे आकर ड्रिंक्स के पैसे मांगता है। तब जियाजियो कहती है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम मेरा पर्स रख लो, ये कोई नॉर्मल पर्स नहीं है बल्कि बहुत कीमती है, और कल मैं आकर तुम्हें पैसे देकर ये पर्स वापस ले लूंगी। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठकर लॉटरी टिकट के रिजल्ट को जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं और एज एक्सपेक्टेड उनकी लॉटरी टिकट ही विन करती है, लेकिन तब अचानक उनका लॉटरी टिकट में से नंबर गायब हो जाता है और दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि वो उनके फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, और तब अगले दिन जियाजियो उस रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स वापस मांगती है। तब वो स्टाफ मना कर देता है और कहता है कि पहले पैसे दो, लेकिन उसके पास तो पैसे होते नहीं और गुस्से में वो घर लौट रहे होते हैं। तभी उस समय एक बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को दिखाते हैं। असल में वो 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है और फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन बना होता है और अब वो मीडिया पर इंटरव्यू देने आया होता है। उसको देखकर मिंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कैसे बन गया हूँ। फिर दोनों जहाँ फ्यूचर मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर जब मिंग फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है तब वहाँ फिर से अर्थक्वेक आता है और फिर वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता है। तब फ्यूचर मिंग को ऐसा लगता है कि वो इसके पहले जियाजियो से मिला है। इस तरह जियाजियो से जुड़ी हुई बातें उसे याद आती है और यहाँ मिंग स्लिप
होकर नीचे गिरता है और उसके हाथ पर चोट आती है। तब फ्यूचर मिंग के हाथ पर भी वही चोट आती है और इससे ये पता चलता है कि मिंग जो भी करता है वो उस फ्यूचर मिंग को भी अफेक्ट करेगा। और पहले की मीटिंग सीन में जिस बिजनेसमैन को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही है और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो जूनी है, जिसने 1999 में मिंग को नौकरी से निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 का मिंग अपने टाइमलाइन में ना होकर जियाजो के टाइमलाइन में आ रहा है और इसीलिए आपको ऐसी मेमोरीज भी आती रहेंगी और ये सब बातें आप पर भारी पड़ सकती है। यहाँ अगले दिन मिंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और कहता है आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे, लीजिए मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ, और ये कहकर रिजाइनेशन लेटर देकर चला जाता है। और यहाँ फ्यूचर मिंग जियाजो की ज्वेलरी शॉप में आकर उसे डेटिंग पर अपने कार में लेके जाता है, लेकिन वो जितनी खुश उस 1999 वाले मिंग के साथ थी उतनी खुशी उसे इस फ्यूचर मिंग के साथ रहने पर नहीं मिलती। अब फ्यूचर मिंग उसे एक कॉस्टली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी जियाजो कुछ मिस कर रही होती है। डिनर करते समय फ्यूचर मिंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन अब तुम मेरे पास्ट के साथ मत रहो क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। मैं किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन उसमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और तुम्हारे बचपन के घर को मैं तुमको वापस खरीद कर दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 1999 वाले मिंग को छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अब ये सुनकर और कोई रास्ता न होने पर जियाजो भी इसके लिए एग्री करती है, लेकिन वो उस घर के लिए नहीं बल्कि उसकी वजह से मिंग के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो ये सोचकर हाँ कर देती है। फिर जियाजो घर आते ही मिंग से कहती है कि मुझे और कोई जगह पर अच्छी नौकरी मिल चुकी है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सारा सामान लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लगती है, लेकिन जियाजो ने अपने टाइमलाइन में जाते समय उसके डोर को लॉक नहीं किया होता है और वो जरा सा ओपन रह जाता है और इसे मिंग भी नोट करता है और अब मिंग जियाजो की हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में इजीली जा सकता है। अब मिंग के टाइमलाइन में उसका मैनेजर जूनी उस कंपनी के ओनर पर अटैक करता है और इससे ओनर बेहोश हो जाता है। फिर जूनी घबराकर उसे ड्रिंक्स पिलाने लगता है। असल में उसका प्लान ये होता है कि उसे ड्रिंक्स पिलाकर नशे में उसको मारना होगा ताकि लोग समझेंगे कि वो एक एक्सीडेंट से मरा है। अब जियाजो के टाइमलाइन को दिखाते हैं और वो काफी सालों बाद अपने बचपन के घर में लौटी है। तब जियाजो ने जिस पर्स को एक रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था वो पर्स फ्यूचर मिंग लाकर उसको देता है और तब जियाजो नोट करती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाले शॉप का स्टिकर लगा होता है और ये देखते ही वो समझ लेती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और जियाजो उससे कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए आगे से तुम कभी मुझसे मिलने की बात मत करना, और उसको ऐसा कहकर भेज देती है। फिर दोनों ही रोने लगते हैं और मिंग सैड होकर अपने अपार्टमेंट में लौटता है और तब उसे जूनी कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि नौकरी छोड़ देने के बाद भी जूनी उसको क्यों बुला रहा है। असल में जूनी ने मिंग को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की जरूरत थी। वो उसे कहता है कि हम इसे अब मार देंगे लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता है और वो जूनी को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना गलत है, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तब मिंग कुछ बातें रियलाइज करता है कि 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ओनर को मार दिया था और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और इस तरह से वो इतना अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ लेता है और तब मिंग उस कार की की चेन को नोटिस करता है और ये वही चेन है जिसे देखकर जियाजो अपने डैड को याद करती है, यानी वो ओनर ही जियाजो के डैड है। अब ये समझते ही मिंग सोचता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी उसे मैं ही ठीक करूंगा। फिर वो जाकर जूनी को रोकता है और उस ओनर को बचा लेता है और ऐसा करने पर फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाजो को अपने डैड वापस मिल जाते हैं और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास्ट में जाने से वहाँ सब कुछ बदलने लगता है और मिंग भी सभी को बदलते हुए देखता है और वो तब जियाजो से मिलने के लिए उस अपार्टमेंट की तरफ भागता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं और फिर दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। तब जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब मिंग उसे कहता है कि अब कुछ देर में तुम गायब हो जाओगी और अब तुम तुम्हारे पास्ट में आ गई हो और अब तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ऐसा कहते रहने पर जियाजो गायब हो जाती है। अब 8 साल बाद दिखाते हैं कि अपने पसंद की कोई म्यूजिक सुनकर जियाजो उस म्यूजिक की तरफ चलकर आ रही होती है और वहाँ आते समय मिंग उसको देख लेता है और मिंग उसके पास आने लगता है। तब पास आते ही जियाजो उसे किक करती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुम चोर हो, इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो। और इससे मिंग सोचने लगता है क्या अब भी हमें इस प्यार को लड़ाई से शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब